का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताएं कौन सी बड़ी खबरों को आज शामिल किया गया है मनी सेंट्रल में। शुरुआत दालों की एक खबर के साथ। दालों की जमाखोरी पर एक्शन में सरकार सख्ती से कदम उठा रही है। क्या कदम उठाए गए हैं, कहां ये कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब जानेंगे। बैंकों का पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा। जी हां, बैंकों की एफडी में, आरडी में जमा में जो पैसे जाते थे, ट्रेंड बदल रहा है। अब निवेशक, अब जो बचत करता है, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। क्या बताता है ये ट्रेंड, किसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं यहाँ, ये समझेंगे। नकदी है कि जाती नहीं। नोटबंदी हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अर्थव्यवस्था में नकदी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या असर है इसका अर्थव्यवस्था पर, ये समझेंगे। यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा एसबीआई। जी हां, उभारते समय एसबीआई सबसे आगे आया था, शेयर खरीदे थे, अब बाहर निकल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ इसका असर होगा, ये समझेंगे। इसके बाद बड़ी खबरें, क्यों कम नहीं हो रही चीन पर निर्भरता। ये एक ऐसी खबर है जिसको हम समय समय पर लगातार डिस्कस करते हैं और नतीजा एक ही होता है कि भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी चीन से आयात पर निर्भरता कम नहीं हो रही। क्या कुछ नए आंकड़े हैं, ये समझेंगे। और चीन में मस्क का इरादा क्या है। भारत आते आते चीन निकल गए मस्क, क्या इरादा है, इनकी एक और बड़ी खबर में ये भी समझेंगे। आम चुनावों के बीच दालों की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंद्र सरकार तुअर और उड़द के स्टॉक की जानकारी के संबंध में नए कदम उठा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने की योजना बना रही है। दरअसल सरकार को डर लग रहा है कि दालों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है और इसकी वजह से इसकी जो बड़ी वजह है वो है जमाखोरी। सरकारी अधिकारी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए देश भर के गोदामों में, मिलों में और मंडियों का दौरा करेंगे। सर, कहां किन इलाकों में सबसे ज्यादा सख्ती देखी जाएगी? जैसा जिस बात की आशंका थी वैसा लग रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी दाल की जमाखोरी और होर्डिंग नहीं रुकी और दाल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई हैं। तात्कालिक तौर पर सरकार की तरफ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस तरीके का क्रैकडाउन किया गया है, छापे मारे गए हैं। सरकार ने तमाम चेतावनियां दी थी, लेकिन दाल की कमी बाजार में बनी हुई है और इसलिए आयातित दाल का भी भंडारण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आयातित दाल भी बाजार में नहीं पहुंच रही है, जबकि सरकार को, भारत को खासी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दालों के आयात पर खर्च करनी पड़ रही है। इसके अलावा आयात शुल्क में कमी भी करनी पड़ी है, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद आयातित दाल भी बाजार में नहीं पहुंच पा रही। और अब ये बड़ी चुनौती है कि चुनावों के ठीक बीचों बीच खाद्य उत्पादों की महंगाई और ख़ासतौर से दाल की महंगाई बड़ी चुनौती है। सर, इस बीच सरकार कुछ एफपीओ जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी कुछ बदलाव करने की बात कर रही है। पॉलिसी में कुछ चर्चा की बात है। करीब 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। ये क्या चर्चा है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार बने थे करीब 1 दशक पहले, और ये कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी, एक कोऑपरेटिव जैसी व्यवस्था थी, जिसमें फार्मर्स और उनसे सामान खरीदने वाले उद्योग, जहां पर एक कच्चे माल के तौर पर सामान जाता था या तैयार या उत्पादन के लिए जाता था, उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते थे। 10-11 साल से ये व्यवस्था चल रही है भारत में, पर इसके सीमित नतीजे आए। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इसके अच्छे नतीजे आए, गुजरात के कुछ हिस्सों में इसके नतीजे आए, लेकिन बाकी देश में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नतीजे नहीं आए थे। इसके पीछे विचार ये था कि यहाँ से किसान यानी एक उत्पादक और दूसरा उत्पादक उद्योग, उनके बीच में सीधा बाजार तैयार किया जा सके और उनको सीधे एक दूसरे से बेचने के लिए एक चैनल क्रिएट किया जा सके। 2020 में सरकार ने 10,000 के आसपास एफपीओ बनाने के लिए एक नई स्कीम भी लॉन्च की थी और ये कहा गया उसके लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का, 6,865 करोड़ रुपए का आउटले भी बजट में रखा गया था, जिससे कि पूरे देश में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। किसानों को अगर सीधे उद्योगों को अपना सामान बेचने की छूट मिलेगी तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, उनको बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इस पूरी स्कीम में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसके नियम बदले जा रहे हैं ताकि किसान व्यापारियों को और खासतौर से उद्योगों को सीधे अपना सामान या सीधे अपने उत्पाद बेच सकें। यानी एक और कोशिश की जा रही है इस स्कीम को पटरी पर लाने की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जुड़ते नए निवेशकों की वजह से पूरी इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
पहले जो पैसा बैंकों में जमा होता था उसका बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। देश के बैंकों में जितना पैसा जमा है उसका 1/4 से ज़्यादा अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM हो गया है। इस साल मार्च के अंत तक बैंकों में कुल डिपॉजिट 205 लाख करोड़ था, जबकि इस दौरान म्यूचुअल फंड का AUM 53 लाख करोड़ को पार कर गया। बीते एक साल के दौरान बैंकों की डिपॉजिट में 13% की ग्रोथ है, जबकि इस दौरान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 35% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। सर, ये आंकड़ा भारतीयों के निवेश के मिजाज के बारे में क्या बता रहा है? ये आंकड़ा को समझने जैसा है, और चूंकि म्यूचुअल फंड और बैंक बचतों पर अलग अलग तरीके से चर्चा करते हैं, तो इस आंकड़े को इस संदर्भ में देखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड न होने तक या म्यूचुअल फंड की अनुपस्थिति में आम भारतीयों के लिए बचत का एक मुख्य स्रोत बैंकों में डिपॉजिट्स था, चाहे वो बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट हो या टर्म डिपॉजिट हो, जिनको आप FD कहते हैं, या सेविंग बैंक्स के डिपॉजिट हो। इस आंकड़े ने 2 महत्वपूर्ण तथ्य बताए। एक तो ये बताया कि भारत में बैंकों में जितना पैसा जमा है उसके मुकाबले करीब 205 लाख करोड़ में से 53 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास है, जिसका आकार भारत सरकार के बजट से भी ज़्यादा है। यानी भारत सरकार के बजट का जो आकार है उससे आधा पैसा अब म्यूचुअल फंड उद्योग के पास मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो बाजार में निवेश के लिए करते हैं। पर जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो देखने वाला है। म्यूचुअल फंड के AUM में पिछले एक साल में 35% की बढ़ोतरी दिखाई दी है, जबकि डिपॉजिट्स में 13% की बढ़ोतरी दिखी है। हम आपको बता चुके हैं कि बैंकों में डिपॉजिट्स में भी एक बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों के डिपॉजिट्स का है, सीनियर सिटीजन्स के डिपॉजिट का, जो आमतौर पर म्यूचुअल फंड से परिचित नहीं है। लेकिन इससे ये संकेत मिल रहा है कि निवेश के विकल्प चुनने के मामले में आम लोग अब बैंक बचतों की तुलना में म्यूचुअल फंड्स को वरीयता दे रहे हैं। इसलिए ग्रोथ की दृष्टि से जब भी सरप्लस होता है तो लोग उसका FD कराने के बजाय उसे म्यूचुअल फंड की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर आप इसके हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 2024 में अपने पास करीब 69 लाख के आसपास यूनिक इन्वेस्टर भी जोड़े हैं। इस आंकड़े को जोड़ें तो 69 लाख लोग जो शायद बैंक में डिपॉजिट खोल रहे होते थे या बैंक में डिपॉजिट रख रहे होते थे, वो म्यूचुअल फंड के ग्राहक बने हैं। और ये निवेश के तौर तरीके में एक आया हुआ एक बड़ा बदलाव है। सर, एक और चौंकाने वाली खबर आज आई, वो ये कि जो CRR बैंकों को अपने पास बनाकर रखना होता है, रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा का एक हिस्सा, अभी करीब 4.5% है CRR, उसमें कई बार बैंक चूके। जो डेटा फाइल किया गया क्वार्टरली और 15 दिन के, उसमें कई बार देखा गया कि साल भर के दौरान कई बार इसमें बैंक चूके। क्या इसके भी तार यहाँ से जुड़ते हैं? हाँ, अब ये खबरें महत्वपूर्ण है और दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। म्यूचुअल फंड का बढ़ना बाजार के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों की बचतों के लिए अच्छा है, पर बैंकों के लिए बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि बैंक में से ज़्यादा बेहतर रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। बैंक में इस ऊंचे दर पर भी FD का रिटर्न 7 से 8% है, जबकि आप बाजार में 10 से 12% का रिटर्न ले रहे हैं। शेयर बाजारों में पिछले 2 साल के दौरान अच्छी तेजी रही। बैंकों को अब इस स्थिति में म्यूचुअल फंड से सीधी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जो कभी नहीं होती थी। और इसी का नतीजा है कि RBI की रिपोर्ट बता रही थी कि पिछले साल के दौरान बैंकों को लगातार मनी मार्केट में जाना पड़ा, पैसा लाना पड़ा, क्योंकि जो उनके लिए CRR की रिक्वायरमेंट थी, जो कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, जो बैंकों के प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, बैंकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी शर्त है, उस सीमा तक अगर उनके पास पूंजी उपलब्ध नहीं होती, कैश उपलब्ध नहीं होता, तो उन्हें ज़्यादा कैश की व्यवस्था करनी पड़ी। अब म्यूचुअल फंड के में लोगों का AUM बढ़ने से बैंकों पर गहरा और बड़ा दबाव दिख रहा है। आज और भी कुछ डेटा और आंकड़े RBI से निकल कर आए, जिससे ये पता चला कि भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए डिपॉजिट की लागत लगातार बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूसरे विकल्पों में लोगों की बचत जाएगी तो बैंकों को अब अपने यहाँ डिपॉजिट लाने के लिए और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और बेहतर रिटर्न देना पड़ेगा। जबकि भारतीय बैंक म्यूचुअल फंड आने से पहले तक नोटोरियसली, कुख्यात रूप से कम रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट थे। तो यहाँ से जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है वो ये कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में बढ़ोतरी के साथ बैंकों को अपने पास डिपॉजिट पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखनी होगी। नहीं तो उनके पास जो ग्रोथ हमने देखी, 13 और 35 का फर्क देखा, 13% से डिपॉजिट बढ़े, 35% से AUM बढ़ी, ये ग्रोथ और घटती चली जाएगी। और अगर बैंक जहां फंस चुके हैं, वहां स्थिति यह है कि अगर बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगातार बनाए रखी या डिपॉजिट्स पर ऊंचा रिटर्न देना शुरू किया, तो फिर कर्ज पर ब्याज दरें सस्ती कैसे होंगी, कर्ज सस्ता कैसे होगा? अभी की परिस्थिति है। देश में डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ के तमाम दावों और 2000 रुपए के नोट को बंद करने के बावजूद अर्थव्यवस्था में कैश का सर्कुलेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत तक कैश इन सर्कुलेशन का आंकड़ा 35,15,000 करोड़ रुपए था। इस आंकड़े की तुलना अगर 2007 के मार्च की तुलना उससे की जाए तो ये सर्कुलेशन 2 गुने से भी ज़्यादा है। 2017 के मार्च में 13,35,000 करोड़ रुपए का कैश सर्कुलेशन में दर्ज किया गया था। देश में डिजिटल लेन देन भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में पिछले साल मई के दौरान 2000 रुपए के नोट की
नोटबंदी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कैश का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। सर, इस बढ़ते सर्कुलेशन का अर्थव्यवस्था पर असर कैसे समझा जाए? ये भारतीय वित्तीय व्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली है और सरकार और रेगुलेटर की तरफ से इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट रूप से इसके असर के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। अब इसे जरा करीब से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। 2017 में भारत में करेंसी इन सर्कुलेशन, नकदी जो लोगों के पास उपलब्ध थी, वो 13.35 लाख करोड़ थी। आज ये 35.15 लाख करोड़ रुपए हो गई। इतनी ज़्यादा नकदी बाजार में पहले से उपलब्ध थी। 2000 का नोट बंद होने के बाद भी नकदी में कमी नहीं आई। इससे ऊपर अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई ट्रांजैक्शन मार्च 2020 में 2.6 लाख करोड़ थे, जो 18 लाख करोड़ हो गए। मतलब अगर 2 लाख करोड़ से आप माने तो ये कई गुना बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के बाद भी, इस बढ़त के बावजूद कि नकदी भी बाजार में बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी बाजार में बढ़े, जीडीपी में कंजम्पशन का हिस्सा वहीं बना हुआ है। खपत का हिस्सा जीडीपी के अनुपात में खपत का हिस्सा वहीं बना हुआ है। और यह सबसे बड़ी पहेली है कि अगर बाजार में इतनी नकदी है, इतने ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो खपत में बढ़ोतरी में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके साथ एक इंडेक्स आता है जिसको सीएमएस इंडेक्स कहते हैं, कंजम्पशन का सीएमएस कैश इंडेक्स कहते हैं। इसने ये माना कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हमें कंजम्पशन में बढ़ोतरी दिखाई देती है, खपत में बढ़ोतरी दिखाई देती है, लेकिन जैसे उसमें वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, यहाँ एटीएम विड्रॉल के आधार पर यह पाया गया कि एटीएम से विड्रॉल बढ़े हैं। लेकिन इसके विपरीत आप कंपनियों की बैलेंस शीट देखिए, सामानों की बिक्री देखिए, बाजार में एफएमसीजी कंपनियों के वॉल्यूम्स की ग्रोथ देखिए, या बाकी चीज़ों की बढ़ोतरी देखिए, तो ये दोनों चीज़ें एडअप नहीं करती कहीं ना कहीं। यदि इतनी नकदी है, लोगों के पास पहुंच रही है, इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो डिमांड में बाजार में लगातार कमी क्यों आ रही है? और ये सवाल अभी तक पूरी तरह अनसुलझा है। इस बात की संभावना दिख रही है कि अगर बाजार में खपत बढ़ी भी है तो शायद महंगाई का एक बड़ा असर है कि लोगों को कम सामान खरीदने पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और इसलिए करेंसी और ट्रांजैक्शंस बढ़ने के बाद भी ज़्यादा पैसा, महंगाई के कारण लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, उनकी क्रय शक्ति, उनकी परचेजिंग पावर घट रही है। लेकिन ये बात जो तात्कालिक तौर पर कही गई थी नोटबंदी के समय कि भारत में नकदी का प्रवाह कम हो जाएगा, नहीं हुआ। डिजिटल भी बढ़ा और नकदी भी बढ़ी। जीडीपी कहाँ रह गया? खपत क्यों नहीं बढ़ी? इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को सरकार ने यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है। यस बैंक को बचाने के लिए सरकार के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निवेश किया था और इस साल मार्च तक स्टेट बैंक उस निवेश में बना हुआ था। लेकिन अब एसबीआई को निवेश से बाहर होने की अनुमति मिल गई है। यस बैंक में एसबीआई का 25% से ज़्यादा हिस्सा है। इस खबर के बाद सोमवार को शेयर बाजार में दोनों बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला। सर, तो क्या माना जाए कि संकट के लिए भेजा गया था एसबीआई, अब बाहर निकालने की अनुमति दे दी, संकट पूरी तरह टल गया? एस बैंक के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। एस बैंक के आंकड़ों ने बाजार को काफ़ी उत्साहित भी किया। आज बाजार पिछले सप्ताह के अंत में इसके आंकड़े आए थे और एस बैंक पर संकट दूर होता दिख रहा है। एस बैंक भारत का छठा सबसे बड़ा बैंक है एसेट्स के आधार पर, और अब 8 से 9 बिलियन डॉलर के आसपास का इसका वैल्यूएशन है। यस बैंक का एक वो दौर था जो हमने देखा था कुछ साल पहले कि इस बैंक में कामकाज बंद करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ इतना संकट था कि 1 महीने 1.5 महीने के लिए कामकाज बंद किया गया था, और फिर सरकार को एक प्राइवेट बैंक को बेल आउट करना पड़ा था जिसमें एसबीआई और एलआईसी का निवेश कराया गया था। ये बात इस साल की शुरुआत से ही यस बैंक के कामकाज में पिछले 3-4 महीनों में जो बेहतरी आई है, इससे पहले से कामकाज बेहतर हुआ, उसे देखते हुए शुभम इस साल की शुरुआत से इस बात की संभावना थी, बाजार में चर्चा थी कि सरकार एसबीआई को इससे एग्जिट करने के लिए, इससे निकलने के लिए कहेगी। सरकारी बैंक का एक निजी बैंक में निवेश होते रहना, लंबे समय तक बने रहना ठीक नहीं है। इसी के साथ एलआईसी की भी बात थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस तिमाही के नतीजों के बाद शायद सरकार की तरफ से एसबीआई को अपनी हिस्सेदारी बेचने का रास्ता मिल जाएगा, और एसबीआई के अलावा जो बड़े स्टेक होल्डर इसमें हैं वो एलआईसी भी है, एचडीएफसी बैंक भी है और आईसीआईसीआई बैंक भी है। अगर एसबीआई एक बार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो फिर ये बैंक भी इस बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेंगे, इसकी संभावना है। यूरोपियन यूनियन के 18 देशों, यूके, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में कारोबार करने वाली भारत की मल्टीनेशनल कंपनियों को टैक्स सुधार नियम लागू करने के बाद ग्लोबल मिनिमम टैक्स के तौर पर 15% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। भारत सहित दुनिया के करीब 130 देशों ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स नियम की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद ये टैक्स व्यवस्था लागू होगी। सर, क्या है ये नई व्यवस्था?
इस व्यवस्था पर पिछले 2 साल से चर्चा हो रही थी। ये ग्लोबल एंटी बेस इरोजन एग्रीमेंट है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टैक्स लगाने की व्यवस्था करता है। ऐसा माना जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों के टैक्स नियमों का फायदा उठाकर बहुत सारा टैक्स बचाती हैं और टैक्स की चोरी करती हैं। तो यूरोपीय देशों से ही, भारत से नहीं, यूरोपीय देशों से ही इस बात का प्रस्ताव आया था कि एमएनसी कंपनियों पर एक स्पेशल टैक्स लगाया जाए, 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया जाए, जो उन देशों को मिले जिन देशों में वो काम कर रही हैं, और इससे उन जिन देशों से उन्होंने टैक्स की चोरी की या टैक्स कम पे किया है उसकी भरपाई हो सके। कंपनियों की तरफ से इसका खासा विरोध किया गया था लेकिन दुनिया की सरकारें इस बात पर सहमत थीं और 18 यूरोपीय यूनियन देश, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया, इतने देश अब इस पर सहमत, अमेरिका भी इस पर सहमत हैं, जहां पर 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स का रूल लागू होगा नए कर सुधारों के तहत जो वहाँ लागू किए जा रहे हैं। हालांकि 130 देशों ने इस टैक्स रिफॉर्म पर दस्तखत किए हैं, भारत भी इसका हिस्सा है, लेकिन अभी फिलहाल इतने ही देश, इनका नाम ने आपको बताया यूरोपियन यूनियन के साथ, इतने ही देश इसे फिलहाल लागू कर रहे हैं और इसको 1 जनवरी 2024 से उसके बाद की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। प्रभावी होने की तारीख बाद में आएगी। अब भारत की कंपनियों के लिए, भारत में काम करने वाली कंपनियां हैं जो EU में हैं, यूरोपियन यूनियन में हैं, ब्रिटेन में हैं या इन देशों में जहां ये नियम लागू हो रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त 15% का टैक्स देना पड़ेगा उन देशों में जिन देशों में वो कारोबार कर रहे हैं। इसके बदले भारत में भी जो काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनसे भी इस टैक्स का भुगतान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारत की वित्तीय खुफिया एजेंसी यानी FIU ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। एजेंसी ने पूंजी बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर और क्रिप्टो करेंसी की सेवा देने वाली कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण व्यवस्था के तहत इनके चैनलों में संदिग्ध लेन देन की प्रभावी जांच के लिए जारी की गई है। ये नए दिशा निर्देश PMLA के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। सर, किस तरीके के अलर्ट भेजे गए हैं, संदेह क्या लग रहा है? भारतीय शेयर बाजार में तेजी दागी होती दिखाई दे रही है। भारत की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको लग रहा है कि शेयर बाजार की ताजी तेजी में आया हुआ धन टेरर फाइनेंस भी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी हो सकता है, और ये बात अलग अलग सर्किल से, अलग अलग जगह से घूम कर पहुंच रही थी। और अब जो अलर्ट भेजे गए हैं वो ये बताया गया है कि जो बाजार में विदेशी पूंजी आ रही है, जो इंस्टीट्यूशनल पूंजी आ रही है, या जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें कई सारी मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो सकता है। बाजार में इस पैसे को लाकर तरह तरह से बाजार को चलाने और अपने फ़ायदे निकालने की कोशिश की जा सकती है। आपको याद होगा कि सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तेज़ी को लेकर, उसके बबल को लेकर कुछ इसी तरीके की चेतावनी दी थी। इस बार की जो चेतावनी है FIU की, वो खासी स्पेसिफिक है। माना जा रहा है कि ये पैसे क्लाइंट्स के फंड के तौर पर आ रहे हैं, यानी जो निवेशक हैं उनके क्लाइंट के पैसे फंड के तौर पर आ रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर्स इसका जरिया बन रहे हैं और कई जगह ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। बाजार से बाहर भी सौदे और डील्स हो रहे हैं जहां ये पूंजी लाई जा रही है, और इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े हैं वो ट्रेडिंग वॉल्यूम आमतौर पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून है या जो टेरर फाइनेंस का कानून है उसके हिसाब से अलार्मिंग स्तर तक जा चुके हैं और इन्हें देखने की ज़रूरत है। इसको लेकर बाजार में खासी सनसनी है, क्योंकि पहली बार खुलकर भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के नियामकों से, स्टॉक मार्केट के नियामकों से पूछा है, स्टॉक एक्सचेंज से पूछा है कि वो इस बारे में जानकारी दें। अगले चरण के तौर पर शायद क्लाइंट्स के फंड्स को लेकर, स्टॉक ब्रोकर्स से लेकर तमाम तरीके की जानकारियाँ मांगी जा सकती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी बनेगी। भारत और चीन के बीच व्यापार में भारत से चीन को एक्सपोर्ट में वैसी ग्रोथ नहीं दिखी जैसी ग्रोथ चीन से इंपोर्ट में हुई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक भारत में चीन से टेलीकॉम, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। बीते 15 वर्षों के दौरान इन सभी श्रेणी में इंपोर्ट 30% तक बढ़ा है। सर, क्या है GTRI की इस रिपोर्ट में, क्या क्या कहा गया और उसको समझा कैसे जाए? ये बात आपको सुनी हुई लग रही होगी, क्योंकि हम मनी सेंट्रल में इससे पहले भी बात कर चुके हैं, इकोनॉमिकम में भी विस्तार से हम आपको बता चुके हैं कि भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इन 15 सालों में 5 साल आप PLI के या मेक इन इंडिया के भी शामिल कर लीजिए, जिस PLI में की व्यवस्था के तहत भारत में आयात कम करने के लिए, खासतौर से चीन से आयात कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजे सामने हैं कि भारत की निर्भरता उन्हीं क्षेत्रों में जहां PLI पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, जिन क्षेत्रों को GTRI की रिपोर्ट में बताया गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल्स हैं और कई सारे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। 2019 से 2024 के बीच में भारत
का जो निर्यात है चीन को वो ऑलमोस्ट स्थिर है, स्टेगनेटेड है। $16 बिलियन सालाना के आधार पर, $16 बिलियन डॉलर के सालाना औसत पर बना हुआ है। लेकिन चीन से जो इंपोर्ट्स हैं वो 2018-19 में $70 बिलियन थे, जो 2023-24 में $101 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। यानी भारत अब चीन को उतना निर्यात नहीं कर रहा है जितना आयात हो रहा है। और ये सब तमाम भारतीय बाजार में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिशों के बाद हो रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कई सारे महत्वपूर्ण संवेदनशील उत्पाद हैं जहाँ से चीन पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद कि भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बढ़ाई हैं और कई जगह डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगाई हैं। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क अचानक चीन की यात्रा पर पहुंच गए। मस्क ऐसे समय पर चीन की यात्रा कर रहे हैं जब उन्होंने भारत की यात्रा को रद्द किया है। चीन की सरकार ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की तरफ से बनाए जाने वाली कारों की एंट्री संवेदनशील जगहों पर बंद कर दी है। चीन के इस फैसले के बाद एलन मस्क चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो सर, अब क्या इरादा है मस्क का? एलन मस्क की यात्रा आज सुर्खियों में थी और चौंकाने वाली यात्रा थी, क्योंकि एलन मस्क को तो भारत आना था और भारत में निवेश पर तैयारी करनी थी, पर एलन मस्क चीन पहुंच गए। अब वहां इसको लेकर दो महत्वपूर्ण चीज़ें अमेरिका के औद्योगिक हलकों में और राजनीतिक हलकों में चर्चा में। ये माना जा रहा है कि अमेरिका एलन मस्क इसलिए गए हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा कार के ड्राइवर्स का और कार के मामले में जो चीन में उपलब्ध है, क्योंकि कारें चीन में बनी, उस डेटा को अमेरिका ने मंगाया है और वो डेटा उन्हें लाने के लिए चाइना की सरकार से मंजूरी चाहिए, और इसकी बात करने वो चाइना पहुंचे हैं अपने डेटा की मंजूरी के लिए, ताकि वो डेटा अमेरिका के नियमों के तहत अमेरिका में लाया जा सके। यह माना जा रहा है कि 2021 के बाद से कंपनी अपना सारा डेटा, खासतौर से चाइनीज़ फ्लीट के बारे में, चीन में बनने वाली जो कारें उनके बारे में सारा डेटा चीन में ही स्टोर करती है। टेस्ला और उसका की सूचनाएं चीन में ही है और अमेरिका की सरकार इसकी जानकारी मांग रही। दूसरी बात ये मानी जा रही है कि चीन के साथ इलॉन मस्क की निकटताओं को लेकर, करीबी को लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। अमेरिका के लोग ये मानते हैं कि इलॉन मस्क एक किस्म से चाइना के पक्ष में रहते हैं, प्रो चाइना है और चाइना में अपना बड़ा निवेश करते हैं। इस बीच इधर चुनाव की तरफ बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के ऊपर तरह तरह से सख्ती कर रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं और व्यापारिक रिश्ते निचले स्तर पर हैं। इस स्थिति में इलॉन मस्क की यात्रा को काफ़ी करीब से देखा जा रहा है कि वो चीन में जाकर क्या करेंगे। अर्थव्यवस्था की सुस्ती से जूझ रही चीन की सरकार ने अपने कर्मचारियों को खर्च कटौती के निर्देश दिए हैं। बजट में चीन की सरकार की ओर से बड़ी कटौती की जा रही है। चीन की सरकार ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वे कारों की जगह दोपहिया वाहनों से दफ्तर आएँ, गैर ज़रूरी खर्च ना करें, ताकि उन पर खर्च को ज़रूरी जगह इस्तेमाल किया जा सके जो उससे बचत हो। सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है चीन को? वो तो अब तक लगातार सरकारी बजट से पैसा निकाल के इकोनॉमी में डाल रही थी, अब अपने ही बजट घटाने लगी। चीन की सरकार का बजट आया और चीन की सरकार ने खर्च में ना के बराबर बढ़ोतरी प्रस्तावित की। जो 2024 का बजट है उसमें केवल 0.3% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। और अब चीन की सरकार ऑस्टेरिटी की तरफ, कंजूसी की तरफ, खर्च कम करने की व्यवस्था की तरफ जा रही है। उसमें खासतौर पर सरकार का खर्च कम करने की कोशिश की गई है। सरकार की जो स्पेंडिंग है, कर्मचारियों की स्पेंडिंग है, उसमें कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सरकार के बजट में घाटा खासा बड़ा है और अब इसे कम करना ज़रूरी है। और इसलिए कर्मचारियों की यात्रा पर, कर्मचारियों के निवेश पर, उनके खर्च पर, उनके तमाम और सुख सुविधाओं में कटौती की जा रही है। हाल फिलहाल में चीन की सरकार ने अपने सरकारी खर्च के और कामकाज की समीक्षा भी की थी। करीब करीब चीन का जो राजकोषीय घाटा है, जो डेफिसिट है, वो जीडीपी के रेशियो में 2024 में 3% है और 4.6 ट्रिलियन 4.06 ट्रिलियन युआन का घाटा चीन के सरकार के बजट में है। और इसलिए चीन अब खर्च में कमी कर रहा है। खर्च में कमी का असर डिमांड और कम होने और कंजम्पशन और कम होने के तौर पर सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर आज कारोबारी सत्र के दौरान 19% तक गिर गया। इस जबरदस्त गिरावट के साथ बीएसई स्टॉक 2612 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। स्टॉक लिस्टिंग के बाद ये एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। सेबी ने ऑप्शन प्रोडक्ट पर फीस लगाई, जिस वजह से बीएसई के स्टॉक में ये गिरावट आई। सेबी ने बीएसई पर 165 रुपये की डिफरेंशियल फीस चार्ज की है।
मशहूर मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। मिलावट की वजह से सिंगापुर और हांगकांग में इन कंपनियों के उत्पादों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इस बीच अमेरिका में भी ये ब्रांड जांच के दायरे में आ गए हैं। दूसरी ओर मालदीव्स ने भी इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि MDH ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसे सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर की ओर से कोई शिकायत पत्र नहीं मिला है। लेन देन में उछाल के बीच प्राइवेट बैंक बढ़ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खर्च से जूझ रहे हैं। IT इंफ्रा पर बैंक की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। बैंकों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का करीब 10% हिस्सा IT पर खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर लेन देन डिजिटल हो रहे हैं। वहीं RBI की कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्ती को देखते हुए बैंकर्स ने अपनी IT क्षमताओं के स्तर को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं। इस्तीफे के ऐलान के कुछ दिनों बाद अब बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। घोष अपने शेयरों के बेचने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिससे प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचना भी शामिल है। बंधन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट समेत प्रमोटर एंटिटीज़ की होल्डिंग कंपनी में 55% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। घोष 9 जुलाई 2024 को बंधन बैंक के MD और CEO की पोस्ट छोड़ देंगे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बंधन बैंक में बड़ी उठापटक है। बंधन बैंक के चेयरमैन नेहाल ने जो इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद अब उनका कार्यकाल 9 जुलाई तक है और इस बीच में अब प्रमोटर्स इस हिस्सेदारी से बाहर निकल रहे हैं। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद बैंकों के कामकाज में लगातार जो बड़े बदलाव हो रहे हैं ये उसी क्रम में है। पर दूसरी महत्वपूर्ण खबर, बैंकों में IT के खर्च को लेकर है। अजीब सी असंगति की स्थिति है कि बैंकों में IT को इसलिए लाया गया था कि उनके खर्च में, उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट में कमी होगी, लेकिन धीरे धीरे सूचना तकनीक के विस्तार के कारण बैंकों का एक बड़ा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर IT सुविधाओं को, सूचना तकनीक से सुविधाओं को चुस्त और दुरुस्त करने पर जा रहा है। इसे आप संकेत के तौर पर मान सकते हैं कि बैंक आने वाले समय में ऐसी तमाम सर्विसेज की फीस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी लागत बढ़ी हुई है। और इससे ऊपर रिजर्व बैंक जिस तरह से KYC के नियमों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डेटा ब्रीच को लेकर सख्ती कर रहा है, उस वजह से बैंकों को और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा IT सुरक्षा में खर्च को लेकर, जिसका असर बैंक सेवाओं के चार्जेस पर पड़ सकता है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, वैसा ही रंगो